हेलो, वेलकम यू ऑल। सो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स और अपना ये लास्ट टॉपिक है वेक्टर्स। ओके, इसमें कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, उसमें समझेंगे कि वेक्टर क्या होती है, ठीक ना, कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। ये टॉपिक 10th क्लास में था नहीं, तो इसको इंट्रोड्यूस करना तो पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन रहेगा। इसमें डिफाइन करेंगे और कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे, कुछ वेक्टर्स का टाइप भी देख लेंगे। ओके, उसके बाद जब दो या दो से अधिक वेक्टर रहेगा तो उसको ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक ना, दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कैसे करेंगे वो एडिशन ऑफ वेक्टर में देख लेंगे। उसके बाद बचेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या तक एडिशन जब समझ में आ गया कि जब दो वेक्टर को ऐड करके कोई एक नया वेक्टर बनाए। रिजोल्यूशन में क्या था कि एक वेक्टर को ब्रेक करेंगे उसके कंपोनेंट में, ठीक ना, या तो वो 2 डायमेंशन में हो सकता है या 3 डायमेंशन में हो सकता है। तो यहाँ पे वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो गया। उसके बाद फिर जब दो वेक्टर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में। यहीं पे कवर होगी डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। ये कैसे होती हैं वो देखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन में। ओके, फिर आ जाएगा लास्टली हमेशा की तरह कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें कुछ हम सॉल्व कर लेंगे, कुछ आप सॉल्व कर लेना। ओके, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता ही है कि ये वेक्टर टॉपिक ही पूरा नया है, 10th क्लास में था नहीं। ओके, तो चलो पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि वेक्टर क्या है। देखो, वेक्टर यहाँ एक फिजिकल क्वांटिटी को बोले हैं, ठीक ना। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, चलो समझ लेते हैं। देखो, नेचर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? ताकि कुछ फ्यूचर का एस्टिमेशन लगा सकें, ठीक ना। फ्यूचर को देखना करेक्टली डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ एस्टिमेशन लगा सकते हैं, ठीक ना। कि अगर एस्टिमेशन क्या हुआ, फॉर एग्जांपल अगर 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर कर लोगे, ये हो गया एस्टिमेशन, ठीक ना। इसमें से क्या क्या जरूरी हुआ कि स्पीड कितना था, डिस्टेंस कितना कवर करना था, फिर टाइम निकल गया। तो ये सब चीज़ जो मेजरेबल क्वांटिटी है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, मास, डेंसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब जो मेजरेबल क्वांटिटी हैं इसको बोले फिजिकल क्वांटिटी। ओके, कुछ मेजरेबल क्वांटिटी नहीं भी होती है, जैसे इमोशंस हो गया, या कोई बंदा इंटेलिजेंट है कि नहीं है। एक क्वेश्चन दो सॉल्व करने के लिए, एक बंदा पहले कर देगा, दूसरा बंदा कुछ बाद में करेगा, तीसरा बंदा सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए जो बंदा सबसे पहले किया वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, ठीक ना। वो ज़्यादा कम कर लेते हैं, लेकिन क्या अगर कहें कि वो कितना इंटेलिजेंट था, तो इंटेलिजेंसी का कुछ तो क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक ना। तो इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ओके, वही इमोशंस, कोई इमोशनल हो गया ज़्यादा, कोई बहुत हैप्पी है, तो इसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बहुत अच्छा से। कौन सा एग्जांपल लें? मान लो कि तुम घर से मार्केट गए हो। ओके, घर से मार्केट गए हो और तुम्हारा घर दिखा देते हैं कहाँ पे है, ऐसे रास्ता जा रहा है, तुम्हारा घर कहीं इस जगह पे है। मान लो कि घर इस जगह है। यहाँ से तुम मार्केट गया घूमने के लिए, घर वाले फ़ोन किए कि अरे 1 kg शुगर लेते आना, मतलब मास शुगर का बता दिया कितना, 1 kg। ओके, 1 kg शुगर लेता ना, तुम समझ गया, वो एक बार में बोले तुम समझ गया क्या लेना है, शॉप में गया, बोला भाई 1 kg शुगर दे दो, ले लिया। ओके, उसके बाद घर वाले तुमसे पूछे कितना डिस्टेंस पे हो, मतलब अभी कहाँ हो, ठीक ना। घर वाले तुमसे पूछे अभी कहाँ हो, तो तुम उनको बोला कि घर से मैं 2 किलोमीटर पे हूं। देखना, घर से 2 किलोमीटर पे हूं, तो घर वाले क्या समझेंगे, 2 किलोमीटर यहाँ पे हैं या 2 किलोमीटर यहाँ पे है, 2 किलोमीटर इधर है,
या फिर यहाँ से 2 किलोमीटर कहीं इधर है, पता नहीं किस जगह पे है, तो उनको समझ में नहीं आया, ठीक ना। ये अगर यहाँ से 2 किलोमीटर पे है, उनको समझ में नहीं आया कि तुम कहाँ पे हो, ठीक ना। तो देखो यहाँ तो बता दिया कि कितना डिस्प्लेसमेंट पे है, इसको डिस्प्लेसमेंट नाम दे दो, विस्थापन, ठीक ना। यहाँ पे बोला उनको तुम फोन पे कि 2 किलोमीटर पे है, आ जाएंगे जल्दी, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ पे हो कि यहाँ पे हो, या यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, नहीं है। इसमें कुछ डायरेक्शन दिखा देते हैं, ये हुआ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ये साउथ, ओके। तो सेम इसको भी 2 किलोमीटर भी एक तो मेजरेबल क्वांटिटी हुआ ना, कुछ 2 किलोमीटर है, ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी है, मतलब दोनों फिजिकल क्वांटिटी हैं। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, 1 kg जैसे तुमको वो बोले तुम समझ गया, लेकिन जैसे तुम उनको बोल रहे हो कि 2 किलोमीटर पे हैं तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, ओके। फिर वो तुमको पूछेंगे कि किधर हो, 2 किलोमीटर किधर, तो तुम बताए नहीं 2 किलोमीटर ईस्ट में हो, पूरब साइड में हो। तुम जिस समय बता दिया कि 2 किलोमीटर ईस्ट में हूं, ठीक ना, फिर इनको समझ में आ गया कि तुम यहां पे हो, ठीक ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए, ये जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट था, डिफाइन करने के लिए क्या दिखाना पड़ा, क्या देना पड़ा, क्वांटिटी। एक तो पहले मैग्नीट्यूड बताना पड़ा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक ना, ओके। फिर दूसरा डायरेक्शन भी बोलना पड़ा कि ईस्ट में हूं, ओके। तो ये हो गया कि कुछ क्वांटिटी हैं जिसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दिखाना पड़ा, ओके। तो इसी क्वांटिटी को बोले वेक्टर क्वांटिटी, ठीक ना। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के काम चल रहा था, मास का मैग्नीट्यूड बता दिया। ये मैग्नीट्यूड के साथ में मतलब कहने का मतलब कि इसके साथ में यूनिट भी है। एक मैग्नीट्यूड ये 1 हुआ, यूनिट इसका केजी, इसका मैग्नीट्यूड 2 हुआ, यूनिट 2 केजी। तो जब यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, समझ लेना मास का मैग्नीट्यूड जो बोल रहे हैं तो वो केजी में है, ओके। तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम चल गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन दिखाना पड़ा, ठीक ना। तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा था उसको डिफाइन कर दे रहे थे, तो यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक ना। और ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। एक और पॉइंट है वेक्टर का खासियत कि वो क्या होती है, उसको भी देख लेते हैं, ओके। अब देखो तुम अभी यहाँ पे हो 2 किलोमीटर में, ठीक ना, या फिर इसको चलो 100 मीटर मान लेते हैं, ठीक ना, या चलो 2 किलोमीटर ही रहने दो, ओके। 2 किलोमीटर पे हो, तो पहला जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना था, 2 किलोमीटर, ओके। अब तुमको एक फ्रेंड कॉल किया, बुला लिया तुमको यहाँ पे, ठीक। तुम फिर से बाइक से यहाँ चला गया और 2 किलोमीटर, ठीक ना। तो अब जब घर वाले तुमको फ़ोन करेंगे कि तुम कहाँ पे, कितना डिस्टेंस पे हो, घर से कितना डिस्टेंस पे हो, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक ना, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो घर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, तो तुम बोलोगे कि इतना सा हूँ अभी, ठीक ना, ये वाला डिस्टेंस। तुम उनको क्या बोलोगे कि पहले जहाँ था उधर से नॉर्थ साइड 2 किलोमीटर और आ गया, ठीक। तो यहाँ पहले 2 किलोमीटर था, फिर 2 किलोमीटर यहाँ आ गया। तो ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी इज इक्वल टू ये वाला क्वांटिटी होगा, नहीं होगा। देखो ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, तो क्या ये 4 किलोमीटर होगा, ये वाला डिस्टेंस इज नॉट 2 + 2 किलोमीटर, ठीक ना। ये डिस्टेंस अभी जो दिख रहा है ये 2 + 2 किलोमीटर नहीं है, ठीक ना। अगर पाइथागोरस लगा करके देखोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला एक ट्रेंगल दिख रहा है, ये तो 90 डिग्री इसमें लग रहा है। जब पाइथागोरस लगा करके हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2√2 किलोमीटर, ओके। तो देखो एक डिस्टेंस पहले था,
ठीक ना, इसको नाम दे दो d1, ठीक। फिर दूसरा डिस्टेंस अभी हो गया d2, ठीक ना। d1 एंड d2 को डायरेक्ट ऐड करके ये वाला डिस्टेंस नहीं लिख सकते हो, ओके। क्यों? ये एक वेक्टर क्वांटिटी था, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी था, दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड किए तो यहाँ पे एक कोई तीसरा ये निकला, मैग्नीट्यूड में एक तीसरा क्वांटिटी निकला कुछ, ओके। वही मास के केस में देख लो, 1 kg लेने के लिए वो चीनी बोले, फिर उनको बोले, फिर अगर वो फ़ोन करके बोलते हैं कि चलो 1 kg शुगर में 1 kg शुगर और डाल दो, तो 1 + 1 2 हो गया। उसमें वो बोलेंगे कि 5 kg और डाल दो, कितना हो गया, 5 to 7 kg हो गया। इसमें भी देख सकते हो, इसका मास अगर 100 ग्राम है तो एक मार्कर का 100 ग्राम, दूसरा मार्कर कैसो भी रख दिया, इधर से रखे या इधर से रखे या ऊपर से रख दिए, तो अभी कहेंगे दोनों का कितना है मास, तो क्या हो जाएगा 200 ग्राम। इसको भी रख देंगे तो क्या हो जाएगा 300 ग्राम। मतलब डायरेक्ट इसका मास का अलजेब्रिक समेशन कर लिए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट था 2 किलोमीटर, दूसरा डिस्प्लेसमेंट था 2 किलोमीटर, तो इसको नहीं बोले कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर है, नहीं बोले ना। तो इसको ऐड करने का एक अपना ट्रायंगल रूल है, ये रूल्स हैं, ठीक ना। ऐड करने का इसका अपना एक रूल्स है, इसको ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं, ठीक ना। वेक्टर क्वांटिटी को ट्रायंगल लॉ से ऐड करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन लिख लो। वेक्टर में यहाँ क्या हो गया, एक तो मैग्नीट्यूड हो गया, दूसरा डायरेक्शन हो गया, ठीक ना। प्लस जब इसको ऐड किए, ये दोनों वेक्टर को ऐड किए, तो वो कौन सा लॉ को, ठीक ना, ट्रायंगल लॉ से फॉलो करते हैं। ट्रायंगल लॉ एडिशन में पढ़ेंगे कैसे होता है, फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक ना। तो अभी वेक्टर क्वांटिटी ये समझ में आ गया कि क्या होता है, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो जब उसको ऐड करेंगे तो वो ओबे करेगा ट्रायंगल लॉ को, ठीक ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वो जो होगा, ठीक। तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो ये वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन रहा क्या, दोज फिजिकल क्वांटिटी किसको बोले, जिसको मेजर कर सके, ओके। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक ना। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है एंड ओबे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब जब दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये करते हैं। अभी हम लोगों ने इसका एग्जांपल देख लिया कि जब तुम यहाँ से चला था, पहला डिस्टेंस कवर किया d1, ओके। यह है वेक्टर का नोटेशन, अभी जस्ट देखेंगे वेक्टर को का नोटेशन कैसे करते हैं, ठीक ना। पहला था d1 डिस्टेंस, दूसरा कवर किया d2 डिस्टेंस, ठीक ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा d, ये हो जाएगा d वेक्टर इक्वल टू d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर। मतलब ये वेक्टर का दोनों का समेशन किए। यहाँ तो इस केस में 90 डिग्री था, ये दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल जो ट्रायंगल में दिख रहा है 90 डिग्री है, लेकिन ये दूसरा भी हो सकता है, ठीक ना। मान लो एक वेक्टर यहाँ है, दूसरा ये है, ये v1, ये v2, ये दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक, पहले तुम यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, फिर उसके बाद यहाँ चला आया, ओके। तो ये वाला जो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, तो इसको भी लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, ओके। इसमें और भी तीसरा डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर सकते हो, तो वहाँ से फिर उसका रिजल्टेंट तीनों का समेशन हो जाएगा। तो यही समेशन जो करते हैं ये ट्रायंगल लॉ से, जब भी समेशन होता है, देखो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, ठीक ना। ये रहा, देखो यहाँ पे इसमें फिजिकल क्वांटिटी था पहले, फिजिकल क्वांटिटी को इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें वेक्टर्स एंड स्केलर में डिवाइड किए, ठीक ना, जो फिजिक्स में यूज होगा। हालांकि देखो एक्चुअल में क्या होता है,
फिजिकल क्वांटिटी एक टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक ना, टेंसर। टेंसर में जो जीरो ऑर्डर हो गया उसको स्केलर कह देते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर हो गया वेक्टर कह देते हैं, कुछ और दूसरा ऑर्डर भी होता है, हायर ऑर्डर में भी सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बस कंसिडर कर रहे हैं स्केलर एंड वेक्टर को, ओके। तो स्केलर्स में क्या क्या हो गया, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, समझ में आ जाती है कि कौन सा क्वांटिटी है, जिसका मास हो गया, डेंसिटी, वॉल्यूम, डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और वेक्टर्स क्वांटिटी में क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी चाहिए और वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स जो अप्लाई करते हैं वो सब क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, करंट जब किसी वायर में फ्लो होता है तो उसका एक डायरेक्शन होता है ना, यहाँ से मान लो I = 1 एम्पियर, ओके। ये मैग्नीट्यूड भी है 1 एम्पियर, इसका डायरेक्शन भी है, फिर भी इसको वेक्टर नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? कि ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ट्रायंगल रूल्स को ये फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मान लो एक दूसरा वायर आया, इसको ऐड कर दो, ठीक। यहाँ पे इसमें करंट है 2 एम्पियर, ओके। तो यहाँ दोनों जब मिल जाएगा तो इधर टोटल कितना करंट जाएगा, टोटल करंट 3 एम्पियर, है ना। तो ये इसका अलजेब्रिक समेशन हो गया ना, इसमें कोई तो वेक्टर रूल्स नहीं लगाए। कहीं से भी तुम इधर से 2 लाओ या इधर से 2 लाओ या यहाँ से 2 लाओ, लेकिन इधर जाएगा 3 एम्पियर ही, ओके। तो इसके कारण ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, तो इसको ये स्केलर क्वांटिटी का है, ओके। तो यहाँ से एक वेक्टर समझ में आ गया कि वेक्टर क्या होती है, ओके। देखो फोर्स कैसे ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है दिखा देते हैं। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक। इस पे फोर्स लगाओ तो कुछ टाइम बाद, ठीक ना, ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक। मतलब मान लो कि आफ्टर 5 सेकेंड, ये मान लो यहाँ आ गया, अभी यहाँ था फिर यहाँ आ गया, ओके। यहाँ पे इस पर फोर्स लगाया मान लो 10 न्यूटन, ठीक ना, फोर्स 1। अब इस पे जब दूसरा फोर्स लगाओगे इसी डायरेक्शन में, ठीक ना, दूसरा फोर्स क्या लगाओगे, F2, ये भी लगा दो 10 न्यूटन, ठीक ना। तो वहाँ पे देखोगे कि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, ये 5 सेकंड के बाद यहाँ था, लेकिन इसी डायरेक्शन से अगर 10 न्यूटन और लगा दिए तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, ये कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर यही फोर्स को इधर से लगा दो 10 न्यूटन, देखो इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर से भी 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ये मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, ओके। इधर से अगर ज़्यादा लगाएंगे, इधर से कम लगाएंगे, तब थोड़ा थोड़ा उधर मूव करेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया कि दो फोर्स को जब ऐड किए, ठीक, इस केस में इस पे रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स = F1 + F2। ये दोनों को जब ऐड किए, जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, 0 हो गया, ठीक। और जब ये नहीं था तो कुछ इस पे नेट फोर्स लग रहा था, 0 नहीं था, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। तो वेक्टर को भी मान लो स्पेस में एक क्वांटिटी ये है, इस पे एक फोर्स इधर लगाए, दूसरा फोर्स इधर लगाए, ये कहीं एक तीसरा डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक ना। वो फाइंड करेंगे कि ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है और कौन से डायरेक्शन में लगाता है, ओके। तो ये हो गया अपना बेसिक्स कुछ वेक्टर का, कि फीलिंग लेने के लिए कि वेक्टर क्या होती है, ओके। अब देखो इसका कुछ नोटेशन देख लेते हैं। देखो अब वेक्टर पता चल गया, इसका देखते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ओके। तो देखो वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी था, उसका एक मैग्नीट्यूड होता था और डायरेक्शन होता था। तो दोनों चीज़ को दिखाना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड को भी डायरेक्शन को भी। तो मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं लाइन सेगमेंट से। लाइन सेगमेंट क्या हुआ कि उसका एक फिक्स लेंथ रहता है, ठीक ना, दोनों एंड पॉइंट फिक्स रहता है, ये हो गया लाइन सेगमेंट। ये हुआ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके। ये लाइन सेगमेंट मान लो OP है, ओके।
अब वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन या वो डायरेक्शन, ओके। तो डायरेक्शन के अलोंग में ये लाइन सेगमेंट है, ठीक ना, डायरेक्शन के अलोंग में लाइन सेगमेंट, और सपोज वेक्टर का डायरेक्शन वो है, तो यहाँ पे एक एरो हेड देंगे, ठीक ना। ये क्या हो गया, एरो हेड फॉर डायरेक्शन, एरो हेड फॉर डायरेक्शन, ओके। इसका कुछ मैग्नीट्यूड है, ठीक ना, लेंथ ये ओपी, लेंथ ओपी, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक। ये तो हो गया। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे, ओ पी, ओपी हो गया लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर पे एक एरो दे देते थे, ये हो गया ओपी वेक्टर। इसको रीड कैसे करेंगे, ओपी वेक्टर, ठीक ना। यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी जहाँ से स्टार्ट हुआ इसको कहते हैं टेल, मतलब ये पॉइंट को, वो पॉइंट को बोले टेल, जहाँ पे एंड हुआ इसको बोले हेड, ओके। ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट, ठीक। तो ये हुआ वेक्टर का ज्योमेट्रिकल नोटेशन, ठीक ना। ज्योमेट्री में इसको किस हिसाब से दिखाते हैं, ये दिखा दिए। अब कहेंगे कि ये एक्चुअल में डायरेक्शन है क्या, तो वहाँ से कुछ रेफरेंस लेते हैं। अभी ये प्लेन में है, तो प्लेन में हॉरिजॉन्टल के हिसाब से ले लो, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में इसका कुछ डायरेक्शन है, ठीक ना। क्या मान लो, एंगल इसका थीटा मान लो, ठीक ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, वेक्टर ओपी है इज इंक्लाइंड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, चलो इसको एक्सिस दिखा देते हैं, ठीक ना। ये हो गया इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, ठीक ना। इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक ना। ये थीटा एंगल से इस पर इंक्लाइंड है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जनरली हम लोग एंगल जो मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मेजर करते हैं, ठीक ना, और जब इधर रहता है तो नेगेटिव रहता है वो, ओके। तो यहाँ पे जब क्या हो गया कि थीटा एंगल से इंक्लाइनेशन हो गया, तो वेक्टर का डायरेक्शन ये एंगल से ही दिखाते हैं, ठीक ना। कहेगा डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ बोल दोगे कि ये थीटा है इसका डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ओके। इसका एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, वो जब हम लोग वेक्टर का डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे ना उसमें एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पे क्या है कि इसके अलोंग यूनिट वेक्टर कुछ लेते हैं, इसके अलोंग कुछ यूनिट वेक्टर लेते हैं, और यहाँ वाला लेंथ के साथ में यूनिट वेक्टर रख देते हैं, और ये वाला लेंथ के साथ में यूनिट वेक्टर रख देते हैं, दोनों को सम कर देते हैं, ठीक ना। तो वो फिलहाल यहाँ पे अगर 2D में लिखो इसको, इन 2D एनालिटिकल नोटेशन क्या होगा, कोई वेक्टर अगर एफ है, ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका एक्स में कंपोनेंट है एफ एक्स, तो इसको एक्स कंपोनेंट को यूनिट वेक्टर एक आई के साथ में ये लिख देंगे, और अगर वाई का मैग्नीट्यूड वाई है फिर इसके यूनिट वेक्टर को जे के साथ में लिखेंगे, ठीक। 3D में रहेगा तो और ये कर देंगे, एक के वेक्टर भी ऐड कर देंगे वहाँ पे, तो ये देखेंगे वहाँ पे जब रिजोल्यूशन करेंगे, ओके। यहाँ फिलहाल इसका रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का समझ में आ गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओके। इसका एग्जांपल ले लो, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, कोई फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक ना। तो ये फोर्स वन, अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वन कितना हो गया 10 न्यूटन, ठीक ना। तो ये हुआ, अगर इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो ये वाला वेक्टर इस पे दिखाएगा, ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक ना, मैग्नीट्यूड मतलब ओपी का लेंथ, ओके। ये हो गया 10 न्यूटन, और डायरेक्शन ये जो एरो वाला डायरेक्शन है यही, ठीक ना। यहाँ पे अगर मेंशन है कि ये कोई थीटा पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन इसका क्या हो गया एरो का, ये थीटा, ओके। तो ये लेंथ दिखा दिया इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अगर दूसरा फोर्स लगाएंगे कोई इस हिसाब से,
F2, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड रहेगा 7 न्यूटन, तो ये वाला इसका भी नोटेशन ऐसे ही लिखेंगे, ये वाला का लेंथ जो रहेगा उससे थोड़ा छोटा रहेगा 7 न्यूटन, और डायरेक्शन ये। ओके, तो यहाँ पे हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। जरूरी नहीं है कि इसको 2 लेटर से ही एंड और मतलब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट से ही दिखाओ, इसको सिंगल लेटर से भी दिखा सकते हो, ठीक ना। सपोज ये आर वेक्टर है, ओके, ये आर वेक्टर था, यहाँ पे इसको क्या मान लिए, एफ वेक्टर, ठीक ना। कोई भी सिंगल लेटर से भी दिखा सकते हो वेक्टर को, उसमें कुछ इशू नहीं है। तो ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब देखते हैं वेक्टर का कुछ टाइप्स। ठीक, देखो सबसे पहले तो यही एग्जांपल ले लो, क्या था, ये वेक्टर ओ से स्टार्ट हुआ, ओ अगर एक एक्सिस पे यहाँ पे रिफरेंस लिए हैं तो इसको क्या नाम दे दिए थे, ओरिजिन, ठीक ना। जो भी रेफरेंस एक्सिस का ये पॉइंट था इसको ओरिजिन नाम दिए थे। ये वेक्टर ओरिजिन से यहाँ तक है, मतलब पॉइंट P का पोजीशन, पॉइंट P का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक ना। यहाँ पे लिख लो पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक। इसको कैसे दिखाए थे, OP वेक्टर से, ठीक ना। यहाँ पे O क्या था, ओरिजिन, ठीक ना, और P क्या था, पॉइंट, जो भी गिवन पॉइंट था, ठीक। मतलब पॉइंट P का पोजीशन चाहिए था। यहाँ पे ये वेक्टर जो दिखाया इसको क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक। तो एक वेक्टर का कौन सा टाइप हो गया, पहला टाइप यहाँ पे लिख लो ये पोजीशन वेक्टर, ओके, ऐसे दे करके लिख लो पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, ठीक। ये जनरली कोई भी पॉइंट का पोजीशन दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक। अगर मान लो कि ये पॉइंट P का पोजीशन है OP, ठीक ना, दूसरा पोजीशन अगर पॉइंट ये करते हो Q का, तो वो क्या हो जाएगा, OQ, ठीक। ये सब हो गया पोजीशन वेक्टर। यहाँ कोई एक पॉइंट है R, ठीक, तो ये जो वेक्टर होगा पोजीशन ऑफ पॉइंट R विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक ना, इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, इसको दर्शाएंगे OR से। तो यहाँ से इसका एग्जांपल में क्या हो गया, OP वेक्टर, OR वेक्टर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन, ठीक ना, ये सब हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। अब आओ देखते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो यूनिट वेक्टर होता है द वेक्टर विच हैव अ यूनिट मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो एक होना चाहिए, ओके। मान लो यहाँ पे अभी एक फोर्स ये दिखाए थे, एक वेक्टर दिखाए थे, फोर्स वाला वेक्टर दिखाए थे, यहाँ पे बोले थे कि ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था। देखो मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं, चलो पहले देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक। अगर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये है तो मैग्नीट्यूड इसको कैसे दिखाए, उस पर मॉडुलस लगा दें, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये बोले इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक। वहाँ पे अभी कितना लगा रहे थे, फोर्स कितना था, 10 न्यूटन था ना, 10 न्यूटन ये डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड इसका हो गया इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक ना, इसको बोले मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन। अब कहेंगे कि नहीं यूनिट वेक्टर दिखाना है इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड, उसका 1 चाहिए, ठीक ना। पहले ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 था, ठीक ना, अब इसका 1 तो इसको 10 में डिवाइड करोगे लगभग ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक ना, इसको क्या बोले
यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वहाँ पे क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ओके, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 10 था। ओके, तो जो वेक्टर है यहाँ पे इसका एक एक ये वेक्टर हो गया, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो इसको ऐसे दिखा दिए। अब यूनिट वेक्टर कहेंगे तो उसका नोटेशन होता है ये यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर पे हैट लगा देते हैं, ठीक ना, हैट लगा दिए। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया कि ये पहले वाला जो वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक ना, ये यूनिट वेक्टर हो गया। जब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो एक वेक्टर जो आएगा नया वाला, उसका कितना होगा लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, ठीक ना, और ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा। इसको नोटिफाई कैसे करेंगे, ये वाला वेक्टर से, यूनिट वेक्टर, अच्छा हैट, ओके, हैट से दिखाएंगे। इसका मतलब हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ओके, तो ये हो गया। जनरली इसको क्या शो करते हैं, डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं, ठीक ना, कि उस डायरेक्शन अगर पता है, ये वाला डायरेक्शन पता है, मतलब यूनिट वेक्टर पता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दो, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया वेक्टर का। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, दोज वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, तो हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि डायरेक्शन दिखाने के लिए शो करते हैं, ठीक ना। अब देखो अपना, अभी तक हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे। 2D में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्या है कि 2D में 2 लाइन परपेंडिकुलर रहता था, ठीक ना, एक लेते थे x डायरेक्शन में, दूसरा y डायरेक्शन में, ठीक, और ये 90 डिग्री रहता था। 3D में 3 परपेंडिकुलर लाइन रहता था, एक इसके परपेंडिकुलर भी रहेगा, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जनरली दिखाने के लिए इसको ऐसे दिखा दो, ये इधर x है, ये इधर y, ये इधर z। ओके, ये हो गया 3 डायमेंशन में। ये एक्चुअल में एक्सिस क्या है, प्लेन के ऊपर है। ओके, तो कन्वेंशनली हम लोग माने हैं कि x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, उसको नोटिफाई किससे करेंगे, आई कैप से, ठीक ना, ये होगा आई कैप। ओके, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को दिखाएंगे जे कैप से, इधर आई कैप से जे कैप से, यहाँ भी एक्स डायरेक्शन में आई कैप से यूनिट वेक्टर को दिखाए, वाई डायरेक्शन में जे कैप से दिखाए, जेड डायरेक्शन में के कैप से दिखाएंगे। ओके, ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। ओके, और ये जे हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, के हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। सो यहाँ पे ये हो गया आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। सो यहाँ से यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डायरेक्शन दिखाने के लिए इसको शो करते हैं, और ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, चलो अब आते हैं जीरो वेक्टर पे। देखो यहाँ पे वेक्टर के नाम से ही लग रहा है नल वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर, जिसका कुछ मैग्नीट्यूड ना हो, मतलब जीरो मैग्नीट्यूड। यहाँ पे तो वेक्टर का ये कुछ मैग्नीट्यूड है, ठीक ना, तो मैग्नीट्यूड है तो पहले मैग्नीट्यूड दिखाए, फिर इसमें डायरेक्शन दिखाए। अगर कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं रहेगा, इसे कुछ लिख ही नहीं सकते हैं इसको, तो उसको दिखा तो नहीं सकते हैं ज्योमेट्रिकली कि कौन से डायरेक्शन में होगा, जीरो कुछ है पता नहीं कौन से डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन इसका इंडिटर्मिनेट होता है, ठीक ना, डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते। इसको दिखाते हैं किस टाइप से, जीरो, ठीक ना, जीरो के ऊपर पे बस एक वेक्टर लगा देना। ओके, तो ये हो गया जीरो वेक्टर। मान लो कि एक कोई वेक्टर है भी, इसमें सेम वेक्टर माइनस कर दो भी वेक्टर, तो इसका क्या हो गया, जीरो वेक्टर। यहाँ पे सिर्फ जीरो नहीं लिखना, ठीक ना, तो ये हो गया नल वेक्टर। ओके, अब देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो चलो अब आते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मान लो ये एक वेक्टर दिया हुआ है भी, इसका नेगेटिव करेंगे, ठीक ना। एक दूसरा वेक्टर मान लो कोई बी वेक्टर है जो कि इसका नेगेटिव है, माइनस ऑफ भी वेक्टर। ओके,
तो इसको कैसे दिखाएंगे, पहले से यहाँ भी वेक्टर था, अब हमको चाहिए इसका नेगेटिव वेक्टर। तो क्या करो, मैग्नीट्यूड वही रहने दो, मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दो। पहले वो वाला डायरेक्शन था, अब ये वाला डायरेक्शन हो गया। ओके, इसको क्या नाम दे दिया, माइनस ऑफ भी वेक्टर, मतलब यहाँ पे बी वेक्टर। ये क्या हो गया, इसका माइनस, जब इसमें माइनस लगाए तो ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, बस डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक ना, इसको बोले नेगेटिव ऑफ वेक्टर। फिर आओ कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या है, मान लो ये एक प्लेन है, इसमें जितने सारा वेक्टर है, यहाँ एक वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, इसी प्लेन में ये कोई तीसरा वेक्टर ले लो v3, ठीक ना, इसमें और एक वेक्टर ले लो ए वेक्टर। तो इस प्लेन में जितना भी वेक्टर रहेगा इसको कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। ओके, अब आते हैं अपना कोलिनियर वेक्टर पे और पैरेलल वेक्टर पे। तो देखो कोलिनियर वेक्टर किसको कहते हैं, कोलिनियर मतलब जो एक लाइन के अलोंग हो, ठीक ना, हैव अ सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, और इसको समझ लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे जब एक ऑब्जेक्ट था, इस पे एक फोर्स लगाए, ठीक ना, एक फोर्स लगाए एफ, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये एक वेक्टर है। तो ये इस पॉइंट के अलोंग जो फोर्स लगा रहे हैं, ये वाला जो लाइन हो गया, इसको बोले लाइन ऑफ एक्शन, ठीक ना, लाइन ऑफ एक्शन, LOA वैसे लिख दिए, मतलब ऐसे समझ लेना कि ये लाइन ऑफ एक्शन है। ओके, तो कोलिनियर कब होगा, जब एक वेक्टर यहाँ पे है ए वेक्टर, ठीक, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हुआ, लाइन ऑफ एक्शन हुआ ये वाला, ठीक ना, कोई दूसरा वेक्टर इसी पे है, ठीक, ये हो गया, ठीक, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन लाइन सेम रहेगा, ठीक ना, ये हो गया कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, अब आते हैं पैरेलल वेक्टर्स पे। पैरेलल लाइन का तो डेफिनेशन पता है कि दो लाइन जब कभी मिलती ना हो या फिर इन्फिनिटी पे मिलती हो, ठीक ना, तो वेक्टर जो पैरेलल रहेगा, ठीक ना, मतलब मान लो कि ये हो सकता है, या मैग्नीट्यूड डिफर भी हो सकता है, बस इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसको भी कहेंगे पैरेलल वेक्टर ही, क्योंकि दोनों मतलब पैरेलल हैं, ठीक ना। लेकिन पैरेलल का ही एक केस हो गया कोलिनियर। अब पैरेलल में एक ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि एक वेक्टर ऐसे हैं तो दूसरा वेक्टर ये हो सकता है, ठीक, तो ये दोनों को कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स। इसमें यहाँ पे सेम लाइन ऑफ, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको बोल दिया लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर्स, और इसको अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स। ओके, या इसको फिर एंटी पैरेलल भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये था वेक्टर्स का कुछ टाइप्स, ठीक ना। अब वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो एक और इंपॉर्टेंट टाइप होता था, उसको मिस कर रहे थे, उसमें क्या था, इक्वल वेक्टर, ठीक ना। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है ये ए, ठीक, इसके इक्वल एक दूसरा वेक्टर है बी, तो सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, ये हो गया इक्वल वेक्टर। ओके, अगर कहेंगे कि ये है इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। ओके, इक्वल वेक्टर ये हो गया सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन रखता है। ओके, चलो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पे। तो देखो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में। देखो वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। मान लो ये वेक्टर है, इसका पहला क्या है कि दे दिए अगर इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, एग्जांपल ले लो, क्या, चलो शीशो का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके ना, ये देखियो यहाँ पे इधर फिक्स रहता है, इससे एक चाइल्ड मान लो इधर बैठा है, दूसरा इस पे फोर्स लगाएगा इधर इधर की ओर, ठीक ना। तो यहाँ पे जब फोर्स लगाओगे, यहाँ पे फोर्स लगाओगे, यहाँ पे फोर्स लगाओगे, जितना दूर में फोर्स लगाओगे ना फोर्स उतना कम पड़ेगा, ठीक ना। मतलब ये जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक, इसको क्या बोले, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये हुआ इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट भी चेंज हो रहा है,
ठीक ना। तो देखो जब इसको बाउंड कर दिया, नहीं फोर्स इसी जगह लगाना है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज नहीं होगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो फिक्स है ही, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी फिक्स कर दिए, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते हो, ये नहीं कि इधर से फोर्स लगाने लगे इधर से फोर्स लगाने लगे, ऐसे ही लगाना है, ठीक ना। तो वो वैसा वेक्टर, ये वाला वेक्टर को क्या कहेंगे, अगर इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे तो इसको कहेंगे बाउंड वेक्टर, बाउंडेड वेक्टर, ठीक ना। इसमें क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज फिक्स्ड और डायरेक्शन इज ऑल्सो फिक्स्ड, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, ठीक ना। तो ये वेक्टर को कहेंगे बाउंड वेक्टर। ओके, आते हैं दूसरा पे, फ्री वेक्टर किसको कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इसमें स्पेस में अगर एक वेक्टर दे दिए, ठीक ना, ये वेक्टर दे दिए, इसका बिना डायरेक्शन चेंज किए, ठीक, अभी कहेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, लेकिन बिना डायरेक्शन किए इसको अगर मूव करा दिए, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन इस जगह, ठीक ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहीं भी मूव करा सकते हैं। ओके, ये वेक्टर को इधर स्लाइड करके लेते हो, इसको यहाँ ऐसे वेक्टर है, इसको ऊपर स्लाइड करके लेते हो, इसको कहीं भी स्लाइड कर सकते हो, ठीक ना। तो इसको बोले फ्री वेक्टर। ओके, कैलकुलेशन के लिए हम लोग जितना भी वेक्टर यूज करेंगे ना भी वेक्टर में, तो वो टोटल फ्री वेक्टर ही रहेगा। ओके, इसका क्या हो गया प्रॉपर्टी, डायरेक्शन इज फिक्स्ड, डायरेक्शन तो फिक्स है, ये डायरेक्शन में था ये भी डायरेक्शन में, देखो सबके लिए थीटा सेम है ना। ओके, डायरेक्शन इज फिक्स्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैन बी चेंज्ड, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ रख सकते हो यहाँ रख सकते हो यहाँ रख सकते हो, मतलब इसको उठा के इधर कर दिए इधर कर दिए इधर कर दिए, ये जो है ना इसको कहते हैं फ्री वेक्टर्स। ओके, इसी का एक टाइप है कि जब ये हुआ, जब वेक्टर का एप्लीकेशन था, ये क्या हो गया लाइन ऑफ एक्शन, इसको बोले लाइन ऑफ एक्शन, ठीक ना। जब इसी के अलोंग में बस इसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं, इसको बोले स्लाइड, कि इसको लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग स्लाइड करके यहाँ लेते आए, स्लाइड करके यहाँ लेते आए, ठीक ना, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए, डायरेक्शन तो वही रहेगा, तो इसको बोले बस स्लाइडिंग वेक्टर, ठीक ना, स्लाइडिंग वेक्टर इसको नाम दिए। ये क्या हो गया, डायरेक्शन इज फिक्स, डायरेक्शन फिक्स है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैन स्लाइड अलोंग लाइन ऑफ एक्शन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसमें चेंज हो सकता है। अब देखो कि जब दो वेक्टर्स रहेगा उसके बीच में कुछ एंगल भी रहेगा, ठीक ना। पहले एग्जांपल में क्या देखा था, जब तुम मूव करना स्टार्ट किया था, पहले यहाँ पहुँचा, ठीक, उसके बाद यहाँ पहुँच, ये लिया, ये था डिस्टेंस d1 वेक्टर, ये था डिस्टेंस d2 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर के बीच में क्या एंगल है। ओके, यहाँ पे एक वेक्टर v1 है, दूसरा वेक्टर अगर ले लिए, ये अगर v1 वेक्टर है ये v2 वेक्टर है, ये दोनों के बीच का क्या एंगल है। ओके, तो इसको क्या करना, टेल टू टेल ज्वाइन कर लेना। ओके, यहाँ पे लिख लो ज्वाइन टेल टू टेल, टेल टू टेल। ओके, टेल टू टेल कैसे ज्वाइन किए, एक वेक्टर ये है, ठीक ना, v वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये वाला v2, इसको v1 को, इसको क्या करो स्लाइड करके यहाँ लेते आओ, इसके साथ में ज्वाइन कर दो, स्लाइड करके यहाँ लेते आए v2, ठीक ना। तो जो छोटा वाला एंगल होगा वो ये दोनों के बीच का एंगल है, स्मॉलर एंगल, मतलब स्मॉलर एंगल क्या, ये हो गया थीटा। ओके, एक एंगल ये भी है लेकिन ये नहीं कहेंगे इसको, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इसको नहीं कहेंगे, ठीक ना। यहाँ पे हो गया एंगल बिटवीन इसका दिस, तो थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, 0 से ये बड़ा होगा या और पाई से छोटा होगा, ठीक ना, मतलब 180 और पाई के बीच में ही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ओके, तो ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक। अगर दिया हुआ रहेगा कि एक वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में, एक वेक्टर का एंगल है 60 डिग्री, चलो 45 डिग्री, ठीक ना, इसका 45 डिग्री है, दूसरा वेक्टर का एंगल है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हुआ, ये v1 था v2, तो देख लो ये यहाँ से 45 डिग्री था, यहाँ से 30 डिग्री था, ये दोनों के बीच का कितना हो गया 15 डिग्री। ओके, तो दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल ऐसे निकालते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि दो वेक्टर को, ये जो दो वेक्टर हैं इसको ऐड कैसे करेंगे, ठीक ना। वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे थे उसको ऐड कैसे किए, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इसको
ऐड कैसे किए वहाँ पे पढ़ेंगे, ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल, ये सब। तो चलो इसमें इतना ही, थैंक यू।